नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल जीके की इस सीरीज का ये मेरा 10वां लेक्चर है। इस सीरीज के 9 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए। वहां पर आपको यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कृषि एवं सिंचाई को। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि एवं सिंचाई। तो कृषि की अगर बात करें तो कृषि के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक जो है संपन्न जिला है और लगभग सभी तरह की प्रमुख फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 60% जो है जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसमें से 29% कृषक और 30.3% जो है कृषक श्रमिक हैं, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें किसानों की तो 74% सीमांत कृषक हैं। सीमांत कृषक यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघा यानी 2.5 एकड़ से कम। 16% लघु हैं, यानी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास जमीनें हैं। और 10% किसान ऐसे हैं जो कि बड़े किसान हैं, यानी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीनें जिनके नियंत्रण में हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ जनसंख्या क्षेत्रफल का अनुपात बहुत जो है प्रतिकूल है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, इसलिए जो है बड़े किसान काफ़ी कम हैं। तो उत्तर प्रदेश में खेत काफ़ी छोटे हैं। अब बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये किस किस आधारों पर तय करते हैं? तो वर्षा, तापमान, जल, मृदा का प्रकार और मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्या क्या पैरामीटर है? तो वर्षा, तापमान, जल, मृदा का प्रकार और मानव संसाधन, ठीक है। तो भांवर एवं तराई क्षेत्र इसका पहला प्रकार है 9 में से। तो ये हिमालय की तलहटी वाले इस क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिले के उत्तरी भाग इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है भांवर एवं तराई क्षेत्र में, उसकी यहाँ डिटेलिंग है। उसके बाद दूसरा पश्चिमी मैदान। तो इसके अंतर्गत मेरठ मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं, इन्हें हम जो है पश्चिमी मैदान कहते हैं। मध्य पश्चिमी मैदान, तो बरेली एवं मुरादाबाद मंडल का जो क्षेत्र है उसे जो है मध्य पश्चिमी मैदान कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, ये आगरा मंडल एवं आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। मध्य मैदान, तो ये जो है कानपुर और लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर का क्षेत्र इसमें आता है। बुंदेलखंड प्रदेश, तो ये झांसी चित्रकूट मंडल के अंतर्गत के क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी मैदान, तो गोरखपुर मंडल सहित गोंडा का क्षेत्र। और पूर्वी मैदान, तो ये वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र हैं इसमें। और विंध्य प्रदेश, तो इसमें है मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज का क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं फसल उत्पादन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 श्रेणियों में फसलों के उत्पादन को रखा गया है, यानी जो है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है। तो इनसे भी जो है पूछा जाता है कि ये जो इसकी खेती किस जो है में की जाती है, रबी में की जाती है, खरीफ में की जाती है, जायद में की जाती है, ऐसे प्रश्न पूछता है, तो इसे हम देखते हैं। तो यह फसल जो खरीफ की फसल है, यह दक्षिणी
पश्चिमी मानसून के समय जून जुलाई माह में बोई जाती है। तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है या मई के लास्ट में भी होती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। इस समय के फसलों में जो चाहिए वो चाहिए कि अधिक जल इनको चाहिए और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो है सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है धान। ठीक है, तो फसल कौन सा है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। ठीक है, रबी की फसल की बात करें तो ये शीत ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से नवंबर और मध्य दिसंबर तक जो है, और इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल के माह में। इसमें क्या कि कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है, न बहुत अधिक न बहुत कम। तो रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू आदि। ठीक है, तो जितनी दलहनी फसलें हैं लगभग इसी समय बोई जाती हैं। जायद, तो जायद यह मार्च अप्रैल जब रबी की फसलें काट ली जाती हैं में बोई जाती हैं और जून जुलाई माह में काट ली जाती हैं। इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और उस समय तापमान भी अधिक होता है, तो ये बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती हैं। किसानों के लिए जो है ये माना जाता है कि ये आर्थिक रूप से लाभदायक होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है सब्जी और फलों की खेती होती है, तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी और अन्य सब्जी। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली खरीफ, रबी और जायद की। अब आगे बढ़ते हैं, राज्य की कुछ प्रमुख फसलों की हम बात कर लेते हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं फैक्ट के हिसाब से उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो गेहूं जो है 24%, तो कुल कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का उसमें 24% हिस्से पर गेहूं बोया जाता है। तो ये एक प्रमुख फसल हो गई उत्तर प्रदेश की। अगर सर्वाधिक उत्पादकता की बात हम करें तो गंगा और घाघरा का जो दोआब है वो सर्वाधिक जो है अनुकूल है गेहूं के लिए, और गोरखपुर जो है ये प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है एक सेपरेटर डाल देने का काम है। तो गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद चावल की बात करते हैं, तो चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकाते समय 37 डिग्री और 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल यानी धान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है। तो ये भी एक प्रमुख फसल हो गई। तो मुख्यतः जो है कहाँ पर मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, तो वो बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और लखनऊ आदि जिलों में खूब इसकी खेती की जाती है। अब आगे आ गया चना। तो इसकी खेती जो चने की खेती है वो शुष्क और हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। इनमें बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा व प्रयागराज शामिल है। तो देखिए चना तो लगभग हर जगह बोया जाता है, लेकिन बात हो रही है कि बहुतायत में कहाँ बोया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और मक्का, तो ये एक खाद्य फसल है लेकिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो बहुत सारे जो है प्रयोग मक्का के हैं। इसका एक खेती मेरठ, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में होती है। अब गन्ना की बात करते हैं। गन्ना प्रदेश की एक नगदी फसल है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका खूब उत्पादन होता है। तो गन्ना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नगदी फसल है। प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना में
के दोआब में होता है। प्रदेश में गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, रामपुर, बलिया, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल एवं शामली आदि जिलों में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई गन्ने की। अब बात करते हैं कपास की। तो कपास की खेती जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बल पर की जा रही है और सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, हाथरस, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में कपास को पैदा किया जा रहा है। उसी प्रकार से सरसों और बाजरा, अरहर, जौ और अफीम। तो अफीम के बारे में एक जो है ये है कि गाजीपुर में राज्य की एकमात्र फैक्ट्री है अफीम की। ठीक है, तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद गाजीपुर, और अफीम की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र फैक्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं तकनीकी प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश में किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान, उन्हें सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नए कृषि तकनीकी प्रबंधन प्राधिकरण एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना का निर्णय सरकार ने 24 जनवरी 2006 में लिया। उद्योग व आवास क्षेत्र की तर्ज पर किसानों के लिए अपने किस्म का यह पहला प्राधिकरण उन्हें सिंगल विंडो सुविधा कृषिगत समस्याओं के निवारण हेतु उपलब्ध कराता है। प्राधिकरण की संरचना द्विस्तरीय है, यानी राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है और जबकि जिला स्तर पर जिले के जिलेधिकारी इसके प्रमुख होते हैं, जिला अधिकारी। अब बात करते हैं नवीन कृषि नीति 2013 की। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2030। प्रदेश में कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए इस कृषि नीति को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 28 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई। तो क्या इसके प्रमुख उद्देश्य हैं उसको हम देखें। तो प्रदेश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना, तो इतना उत्पादन हो कि जो है पर्याप्त खाद्यान्न और पोषण जनता को मिले। किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु औद्योगिक व बागवानी प्रोत्साहन, फलोत्तर प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास। तो ये बहुत ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण से जो है आप देख रहे हैं कि कृषिगत वस्तुओं का मूल्य जो है कई गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आलू है तो आलू से चिप्स बना दिए, अब आलू 5-10 रुपये के जी की चिप्स 500-1000 रुपये के जी का। ऐसे जो है आप मटर, चना, इन सब चीज़ों से नमकीन बनाई जा रही, बहुत महंगा जो है। तो खाद्य प्रसंस्करण अगर किसान करें तो इसमें जो है काफ़ी लाभ है। तो औद्योगिक व बागवानी प्रोत्साहन, फलोत्तर प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास, पशुपालन व दुग्ध विकास कार्यक्रमों को मजबूती व विस्तार। ठीक है, तो केवल किसान जो है खेती ही न करें, उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे मछली पालन हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, इन सब चीज़ों का भी वो करें। किसान हितैषी विपणन व्यवस्था व सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिम प्रबंधन, कृषि शिक्षा, शोध तकनीकी एवं मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहन देना। तो किसान हितैषी विपणन व्यवस्था, ठीक है, आज की विपणन व्यवस्था क्या है? सारा का सारा जो है किसान से बहुत सस्ते में खरीदा जा रहा है और बाज़ारों में हम जब जाते हैं खरीदने के लिए तो बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, ये चल रहा है मामला जो है। तो उनके अनुकूल हो, कृषि की शिक्षा जो है मिले, शोध तकनीकी एवं मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। तो इस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा राज्य में कृषि स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी वृद्धि दर है। ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का विकास जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, मत्स्य पालन यानी नीली क्रांति को बढ़ावा देना, ये जो है काफ़ी किसानों की आमदनी को बढ़ा सकता है। खेती के साथ साथ मछली पालन, गन्ना उत्पादन के लिए विशेष अभियान तथा रेशम उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार, ग्राम स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए उपाय और ई ट्रेडिंग तथा प्राइवेट बाजार को विकसित करना,
और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उनका विकास करना। अब बात करते हैं राज्य में दुग्ध उत्पादन की। ठीक है, तो देखिए दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। यहाँ पर औसत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 312 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है, कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में राज्य दूध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। राज्य में दूध के विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या, तो एक तो महिला डेयरी योजना। तो इस योजना का विकास ग्रामीण स्तर पर गठित समितियों द्वारा दूध उत्पादन के लिए क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित करना और उनका आर्थिक विकास कर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी है कि अगर महिलाओं के हाथ में आय आएगी तो उनका प्रभाव परिवार में ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा गोकुल पुरस्कार योजना। ठीक है, तो ये क्या है, इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दूध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। यह राज्य प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान को दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है उसे जो है गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिता की एक समिति गठित कर दुग्ध उत्पादन के लिए जिला स्तर पर दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई इरिगेशन की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात हमने कर ली, अब सिंचाई की बात करते हैं। तो प्रदेश के मानसून की अनियमितता और कई क्षेत्रों में वर्षा की कम मात्रा में उपलब्धता के कारण कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग काफ़ी मात्रा में विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। तो प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो देखिए नलकूपों द्वारा, ये एकदम लेटेस्ट आया है। ठीक है, बहुत 1950 के बाद ये बहुत तीव्रता से आया है। तो राज्य में सिंचाई के सभी उपलब्ध साधनों में सबसे अधिक करीब 72% नलकूपों के प्रयोग से किया जा रहा है सिंचाई। ठीक है, ये बहुत ही जो है अप्राकृतिक है, जल भंडार नीचे का सब जो है समाप्त हो रहा है, नलकूपों से उठा लिया जा रहा है पानी 2-2, 300 फीट नीचे जा कर के। ठीक है, तो जल संभर सब सूख रहे हैं। उसके बाद नहर एवं तालाब, तो प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उच्च व्यवस्था है। राज्य में नहरों एवं तालाबों द्वारा कुल सिंचाई का 18.2% उपयोग किया जाता है। उसके बाद कुएं एवं झीलें, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं गंगा की घाटी क्षेत्र में कुआं सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में विभिन्न झीलों एवं कुओं द्वारा 10.1% सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो है नहर के द्वारा सिंचाई करना। अब मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की बात करते हैं, इससे जो है प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो सरयू नहर परियोजना, तो ये जिले लिखे हुए हैं कि किन किन जिलों को इस परियोजना के माध्यम से जो है सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। तो बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं गोरखपुर जनपदों में घाघरा, सरयू एवं ताप्ती नदियों से उपलब्ध जल द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी पर बाढ़ सागर बांध बनाया गया है। इस परियोजना सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन, इन तीनों का लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन बाढ़ सागर नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई है। उसके बाद पूर्वी यमुना नहर को माना जाता है कि यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण कब हुआ, तो 1830-31 में किया गया। ये नहर जो है वो सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी से के बाएं किनारे से निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई है 1440 किमी, तो काफ़ी लंबी है।
उसके बाद ऊपरी गंगा नहर, तो इसका निर्माण हुआ है 1840 से 1854 के बीच, और इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया है। इसकी लंबाई है 340 किमी। ठीक है। राजघाट बांध तथा राजघाट नहर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है, और इस परियोजना का निर्माण बेतवा नदी परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सहयोग से किया गया है। अगला मध्य गंगा नहर परियोजना। ठीक है। तो वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा परियोजना का निर्माण 1978-79 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115 किलोमीटर लंबी नहर को गंगा नहर में मिलाया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद आदि। अब बदायूं सिंचाई परियोजना, तो बरेली जिले में रामगंगा नदी पर बैराज बनाकर बरेली, बदायूं, दातागंज एवं शाहजहांपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। निचली गंगा नहर, 1878 में निर्मित यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा नदी से निकाली गई है। इससे बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज जिले की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है निचली गंगा नहर से। अगला शारदा नहर, तो यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ठीक है। यह नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा काली नदी से निकाली गई है। उसके बाद गोकुल बैराज परियोजना, तो इस परियोजना का क्रियान्वयन आगरा और मथुरा की पेयजल की समस्या के निदान के लिए किया गया। ठीक है। तो अब पूछ लेगा कि गोकुल बैराज परियोजना क्या है। ठीक है। ये किन किन शहरों को जो है पेयजल उपलब्ध कराती है, इस तरीके से। शारदा सहायक परियोजना, तो लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अम्बेडकर नगर तथा गाजीपुर जनपदों की पानी की आपूर्ति होती इस परियोजना का निर्माण हुआ है शारदा सहायक परियोजना। गंगा बैराज कानपुर, तो यह कानपुर नगर की जलापूर्ति की समस्याओं के समाधान हेतु बनाई गई है। उसके बाद रामगंगा नहर, तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नहर का निर्माण किया गया है। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। उसके बाद आगरा नहर, तो ये अंतर्राज्यीय नहर है। इसका निर्माण 1874 में किया गया। इसे दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया है। यह नहर दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। उसके बाद गंडक नहर, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है जो कि निकली है नेपाल से। ठीक है। बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर इसे निकाला गया है। इससे कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया जिलों के लगभग 20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। उसके बाद बेतवा नहर, तो यह बेतवा नदी से झांसी के पारीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। उसके बाद केन नहर, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान से निकाली गई है। इससे उत्तर प्रदेश का बांदा जिला लाभान्वित होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है। तो फुलहर झील पीलीभीत में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, करैला झील लखनऊ में है, औंधी ताल वाराणसी में है, लौंधी ताल सुल्तानपुर में है, देवरिया ताल कन्नौज में है। अब जा कर के फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर शायद 1-2 न मिले, कारण है कि यहाँ पता नहीं अपार्टमेंट न बन गए हों। ठीक है। पाट करके इसको, देवरिया ताल कन्नौज, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर, बेती नैया झील प्रतापगढ़, जरगो जलाशय मिर्जापुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव,
शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौसाम्बी, भोजपुर ताल सुल्तानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, दरवन झील फैजाबाद, बलहापरा झील कानपुर, मदर सागर महोबा, दहर झील हरदोई, मानसी गंगा गोवर्धन, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त होता है और साथ ही साथ ये सीरीज भी समाप्त हो गई। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ इसी तरह किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।